शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग उठी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव पास किया है। शिंदे कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट की बैठक में शोक प्रस्ताव भी पास किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिंदे कैबिनेट ने औपचारिक तौर पर रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की है। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज किस तरह से देश के लाल को, देश के रतन को याद किया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया है कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। और रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए आम और खास लोगों का तांता लगा हुआ है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। उद्योगपति और भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। मुंबई में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। कर्म को ही पूजा मानने वाले, देश में परोपकारी व्यापारी के नाम से मशहूर रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए कई सम्मान से नवाजा गया। 26 जनवरी 2000 को रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 2008 को उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2008 में नैस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार मिला। 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक दिया गया। उन्हें देश दुनिया के 15 संस्थानों ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। अपनी दरियादिली के लिए मशहूर रतन टाटा मुसीबत के वक्त में देश के लिए हमेशा खड़े रहे। वो महज एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उनमें सत्यनिष्ठा, दया भाव और व्यापक भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारतीयता की भावना समाई थी। टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले और नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले रतन टाटा को देश कभी नहीं भूल पाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो, रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। अगली खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी 2 दिन की लाओस यात्रा पर पहुंचे हैं। राजधानी वियनचांग में उनका जोरदार स्वागत किया गया। और 2 दिन के लाओस दौरे पर पीएम मोदी कई अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात कई राष्ट्राध्यक्षों से होगी। देखिए ये खबर। पीएम मोदी का लाओस दौरा कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि लाओस दौरे से आसियान देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस साल एक्ट ईस्ट नीति का दशक पूरा कर रहा है। ऐसे में आसियान नेताओं के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा बेहद अहम है। इस दौरे से आसियान देशों के साथ सहयोग और साझेदारी की नई दिशा तय होगी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के नए अवसर देने वाला है।
दरअसल पीएम मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सुनेक्से सिफनाडोन के न्योते पर वियंगटियाने का दौरा कर रहे हैं। 2 दिनों के इस दौरे पर पीएम मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आसियान भारत सम्मेलन में पीएम मोदी 10वीं बार शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी लाओस में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत और आसियान के बीच मजबूत होते संबंधों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी के लाओस दौरे पर कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक और आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी, तो म्यांमार और चीन की चुनौती भी एजेंडे में शामिल है। और अब खबर अमेरिका से। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और भारत मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पीएम मोदी और भारत बड़ा फैक्टर बने हुए हैं। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट के दौरान एक बार फिर से भारत और पीएम मोदी को अपना खास दोस्त बताया। ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि जब पाकिस्तान 2019 में भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा था, तब पीएम मोदी ने बड़ी बात कही थी। और आपको बता दें कि रक्षा खरीद पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे पर मुहर लगा दी है। देखिए, चीन और पाकिस्तान को परेशान करने वाली ये खबर। भारत की सैन्य ताकत में और इजाफा होने वाला है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन के स्वदेशी निर्माण पर मुहर लगाई है, तो अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील को भी मंजूरी मिल गई है। इन दोनों रक्षा सौदों की लागत 80,000 करोड़ रुपए है। नौसेना को मिलने वाली 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनेगी। 80,000 करोड़ की इस डिफेंस डील में अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने पर फाइनल फैसला किया गया है। इस डील में 16 स्काई गार्डियन ड्रोन शामिल हैं, तो 15 सी गार्डियन MQ-9B ड्रोन खरीदने की डील को भी मंजूरी मिली है। 15 ड्रोन इंडियन नेवी को मिलेंगे, तो 8 ड्रोन आर्मी को दिए जाएंगे। वहीं 8 ड्रोन एयरफोर्स की मारक क्षमता को मजबूत करेंगे। इस ड्रोन फ्लीट से तीनों सेनाओं की इंटेलिजेंस और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। परमाणु पनडुब्बी के लिए 45,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। देश में स्वदेशी तकनीक से परमाणु क्षमता वाली इन दोनों अटैक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इसे समुद्र में इंडियन नेवी की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने कल यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस की नाराजगी की खबरें सामने आई, लेकिन आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर अखिलेश यादव आज श्रद्धांजलि देने सफाई पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। कहा कि यूपी में इंडिया का गठबंधन जारी रहेगा। नेताजी ने पूरा जीवन अपना संघर्ष इसी में निकाल दिया कि नेताजी के साथ साथ उनके लोगों का भी जीवन बदले, समाज में नई दिशा में गैर बराबरी के खिलाफ और जिन्हें कभी सम्मान समाज में नहीं मिला था उनको सम्मान दिलाने के लिए नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया। वही हमारे अस्तित्व भी है और उन्हीं के रास्ते पे चल करके इस समाजवादी सिद्धांत को और मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। दरअसल कल समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। उन सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया जिन सीटों को कांग्रेस अपने लिए मांग रही थी। विवाद के बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने अपने घर से ही कामकाज शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नवरात्रि पर यह एक महिला का अपमान है। घर तो छीन लिया, जज्बा नहीं छीन सकते। आतिशी अपने घर से काम कर रही हैं। संजय सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया है। देखिए, यही वो वीडियो है जिसमें आतिशी अपने घर से ही कामकाज संभाल रही हैं और यही वीडियो पोस्ट किया गया संजय सिंह की ओर से, जिसमें वो लिखते हैं कि एक महिला से उसका घर छीन लिया गया। नवरात्रि पर ये एक महिला का अपमान है। घर तो छीन लिया लेकिन जज्बा नहीं छीन सकते। और दिल्ली में सीएम आवास को लेकर संग्राम मचा है। आरोप है कि आतिशी के पास बंगले में शिफ्ट होने के लिए जरूरी कागजात नहीं थे, इसलिए उनकी शिफ्टिंग पर रोक लगा दी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के सीएम आवास में शिफ्ट होने को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सीएम कार्यालय ने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उनके सरकारी आवास को सील कर दिया
और फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 6 से सीएम आतिशी का सामान पीडब्ल्यूडी ने बाहर निकाल दिया। वहीं पीडब्ल्यूडी ने दावा किया है कि घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी। आतिशी के पास आधिकारिक दस्तावेज नहीं थे। अधिकारियों ने घर की चाबियां ले ली। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी ने बीजेपी के कहने पर सीएम आतिशी का सामान घर से बाहर निकाला। सीएम ऑफिस से उठाए गए तमाम सवालों का जवाब एलजी ऑफिस भी आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि आवास आवंटित करने का अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास है और मंत्री को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। इस पूरे विवाद पर कल आप सांसद ने मीडिया के सामने कागजात दिखाते हुए दावा किया था कि बीजेपी के इशारे पर आतिशी को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि सीएम हाउस की चाबियां पीडब्ल्यूडी को नहीं सौंपी गई, चाबियां सीधे आतिशी को दे दी गई। और सीएम आवास विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एलजी पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। चुनी हुई सीएम का सामान बाहर निकाला गया, ये कहा है संजय सिंह ने। किस अधिकार से एलजी ने सामान निकलवाया, ये पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। एलजी ने जो किया वो सामान्य घटना नहीं है। एलजी ने जो किया वो जनमत का अपमान है, ये कहा है संजय सिंह ने। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है, उस पार्टी से मिलके एक पार्टी जिसका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में एक नहीं 3 बार गर्त में मिल चुकी है, उसके साथ मिलके आप मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने जांच की मांग कर दी है। बीजेपी की मांग है कि बंगला सील करके जांच होनी चाहिए। सीएम आवास में कौन सा राज छिपा हुआ है, बीजेपी ने सवाल किया। अभी आवास की जांच नहीं हो पा रही है। बिना सैंक्शन प्लान के, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कौन आदमी रहता है जी? इस पूरे बंगले को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंदर की जो पूरा जांच पड़ताल है वो नहीं हो पा रही है, उसकी वेंट्री तैयार नहीं की जा पा रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इस बंगले को सील किया जाए और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस दिए हैं। शो कॉज नोटिस के बाद इस पूरे मामले की शीश महल को सील कर उसके अंदर आखिर ऐसे क्या राज दफन है जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल समेत उसको छुपाना चाहते हैं, वो सामने लाए जाए। और देखिए, हरियाणा नतीजों पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। यह अहम जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई है। बैठक में वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत शामिल थे। अजय माकन ने कहा है कि समीक्षा बैठक में हरियाणा में हार के कारणों पर चर्चा की गई। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर
हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा कैंप और सैलजा के बीच में रही वो एक बड़ा कारण रहा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस ने ईवीएम से जुड़ी कई शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने पूरे मामले में संज्ञान लेने का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत में कहा कि मतगणना के समय ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी, जो मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल आयोग के सामने 20 विधानसभा सीट पर बैटरी के मामले को लेकर शिकायत दर्ज की है। चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा भी थे। बाजवा का दावा है कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उस क्षेत्र की ज्यादातर सीट बीजेपी ने जीती है। 99% बैटरी हो नहीं सकती, जो उसमें हुई है वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है, उनमें सबसे ज्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एनडीए ने बड़ा दांव चला है। प्रदेश में 15 से ज्यादा जातियां ओबीसी में शामिल हो सकती हैं। केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए आयोग ने प्रस्ताव भेजा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने मास्टर स्ट्रोक चला है। शिंदे सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण बदल जाएंगे। महाराष्ट्र में 15 जातियां अब ओबीसी में शामिल होंगी। इससे विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार को फायदा हो सकता है। पिछड़ा आयोग ने इस मसले पर हाल ही में 2 बैठक की थी। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने पिछड़ा आयोग को 15 से ज्यादा जातियों की एक सूची सौंपी थी, जिसे अब आयोग ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य की मांग और आयोग की सिफारिश अगर मंजूर कर ली तो जल्द ही अध्यादेश भी आ सकता है। ओबीसी में शामिल होने वाली इन सभी 15 जातियों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इन 15 जातियों के वोटर 30 से ज्यादा सीटों पर बाजी पलट सकते हैं। यही वजह है कि शिंदे सरकार के इस फैसले को चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस फैसले की वजह से महायुति और बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल होगा। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है, तो मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल भी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा फैक्टर बने हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद चल रही है। इंडिया गठबंधन कल सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। तस्वीरें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस की हैं। सरकार बनाने की कवायद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में मंथन जारी है। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं। खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय डेलीगेशन कल एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में इंडिया फ्रंट की बनने वाली सरकार में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है, तो कांग्रेस के कोटे से एक कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटों का फायदा हुआ है, तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी 3 सीटों पर सिमट गई। पिछले चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। बिहार के बेगूसराय में एक शिक्षक पर बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों का कहना है कि जियाउद्दीन नाम के शिक्षक उन्हें ये पढ़ाते थे कि हनुमान जी मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे। एक साथ कई बच्चों ने शिक्षक जियाउद्दीन पर हनुमान जी को लेकर कहा कि उन्हें ऐसा कहा जाता था कि हनुमान जी नमाज पढ़ते थे। राम जी ने खुद उन्हें नमाज पढ़ाई थी। सर बोले थे क्या कि हनुमान मुसलमान है और हनुमान पहली बार नमाज पढ़े थे। राम जी ने हनुमान को नमाज पढ़ाया। लोग जानते हो हनुमान जी हिंदू धर्म के वैसे पहले हैं जिन्होंने पहली बार नमाज पढ़ा था, उनको राम जी ने नमाज पढ़वाया था। क्या हनुमान जी मुल्क है वो पूरा पर्वत ठग ले आए और हनुमान जी गाड़ियों देते हैं। हनुमान जी के बारे में और राम भगवान के बारे में, नमाज के बारे में कुछ ऐसा कुछ जानकारी मिली है। वो माफ़ी मांगे, स्वीकार किए और हम लोग भी सर को समझाएं, इस बात का पटाक्षेप करवा। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है। लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे शिक्षक रहेंगे समाज में विद्वेष फैलाएंगे। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के पैरों पर गिर पड़े और उसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको वीडियो में देखा जा सकता है प्रदीप पटेल एसपी और एडिशनल एसपी के सामने दंडवत हो गए और कहा कि साहब मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। इस पर अधिकारी बोलते हैं कि ऐसा मत कहिए सर, समस्या कुछ नहीं है, आप मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। दरअसल बीजेपी विधायक का आरोप है कि पुलिस लगातार अपराध को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार जिले में नशे का अवैध कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है। विधायक जी ने मुझे भी एक पत्र दिया है, उसमें उन्होंने नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखा है। मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का ये भी कहना है कि हर रोज नशे के कारण चोरी लूट जैसी घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, मगर पुलिस मौन है। मऊगंज विधायक इससे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। विधायक प्रदीप पटेल अपनी ही सरकार की व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि वो अपनी गाड़ी में गद्दा और कंबल लेकर चलते हैं, अचानक किसी भी प्रशासनिक दफ्तर पर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। जयपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों से शिक्षक के पैर दबवाने का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। वीडियो जयपुर के करतारपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें एक कक्षा में शिक्षिका लेटी हुई नजर आ रही है और चौथी क्लास के बच्चे उनके पैरों पर खड़े होकर दबा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई शिक्षकों ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। वीडियो के वायरल होने पर स्कूल की प्रधानाध्यापक ने कहा है कि उन्होंने भी ये वीडियो देखा है, लेकिन ये वीडियो कब का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि प्रधानाध्यापक ने ये भी कहा कि संभवतः शिक्षिका की तबीयत खराब होने के कारण बच्चों से पैर दबाने का आग्रह किया गया होगा, लेकिन इस घटना की सच्चाई की जांच की जाएगी। घटना को लेकर स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस मामले ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के आचरण और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद बच्चों के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। मिर्जापुर के गुरुसंडी में गोली मारकर हुई युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी त्रिनयन ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। इस दौरान वो बार बार एनकाउंटर नहीं करने की गुहार लगाता रहा। मेरा काउंटर मत करिएगा, मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न करिए, मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न करिए, मुझको माफ करिए। 1 अक्टूबर को 2 पक्षों में दान पेटिका के विवाद में शिवदीप उर्फ सवन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिवदीप के पिता कृपा शंकर की तहरीर पर पुलिस ने त्रिनयन दुबे समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
4 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। पुलिस मुख्य आरोपी त्रिनयन की तलाश में जुटी थी। इसके लिए टीमें भी बनाई गई थी। आरोपी को लगने लगा कि कहीं उसका पुलिस एनकाउंटर न कर दे। एनकाउंटर के डर से आरोपी हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा। तख्ती पर आरोपी ने यह भी लिखा कि मैं अपराधी हूं। साथ ही बार बार माफी की गुहार भी लगाता नजर आया। मेरा काउंटर मत करिएगा, मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न करिए, मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न करिए, मुझको माफ करिए। दरअसल मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के घुरसंडी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पुजारी के बेटे के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे मंदिर के दान पात्र से संबंधित विवाद बताया गया। इस मामले में एसपी ने पूरी पुलिस चौकी को भी सस्पेंड कर दिया था। और अब खबर कोलकाता से। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या से जुड़े बड़े खुलासे किए हैं। चार्जशीट में जो रिपोर्ट दी गई है उससे कोलकाता के रेप मर्डर आरोपी संजय रॉय की मुश्किलें बढ़ने वाली। पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई की पहली चार्जशीट में कई बातों का खुलासा हुआ है, जो आरोपी संजय रॉय के गले की फांस बन चुका है। चार्जशीट में गैंगरेप की घटना से इनकार किया गया है और बताया गया है कि संजय रॉय ने ही नशे की हालत में दुष्कर्म के बाद लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। चार्जशीट में बताया गया है कि 8 और 9 अगस्त की रात को संजय रॉय क्राइम सीन पर था। मृतका की डेड बॉडी से आरोपी का डीएनए मैच हुआ है। मृतका के खून के धब्बे आरोपी के कपड़े और जूते पर मिले हैं। पोस्टमार्टम हत्या के 12 घंटे बाद हुआ। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने और दम घुटने से महिला डॉक्टर की मौत हुई। यह भी कहा गया कि मौके से आरोपी संजय रॉय के बाल बरामद हुए, जो साबित करता है कि वारदात में शामिल था। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि संजय रॉय के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए थे, जो वारदात के समय उसे लगी थी। इससे साबित होता है कि पीड़ित ने खुद को बचाने की कोशिश में ये चोट दी होगी। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के राजापुर कला गांव में खेत की खुदाई के दौरान भारी संख्या में पुराने सिक्के बरामद हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि इसमें सफेद धातु के सिक्के और आभूषण हैं। इसके बाद ग्रामीणों में इसे लूटने की होड़ मच गई। कुछ ग्रामीण सफेद धातु के सिक्के और आभूषण अपने घर ले गए। बताया जा रहा है कि सिक्के और आभूषण चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये किस काल के हैं। दरअसल राजपुर कला गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात ग्राम प्रधान केली उर्फ कैलाश के खेत में जेसीबी से खुदाई हो रही थी। एक ग्रामीण निर्माणाधीन मकान को भरने के लिए अपने खेत से मिट्टी उठवा रहा था। मिट्टी को ट्रॉली में भरकर लाया जा रहा था। सुबह ग्रामीणों को रास्ते में मिट्टी के साथ कुछ सिक्के बिखरे मिले। जमीन पर सिक्के मिलने की खबर जैसे ही गाँव में फैली तो उन्हें लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि खेत की खुदाई में अभी तक 20 किलो चांदी के सिक्के और आभूषण बरामद हुए। अगर इसकी जगह सही से खुदाई की जाए तो भारी मात्रा में खजाना बरामद हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुरातत्व विभाग एक्टिव हो गया है। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से सटा हुआ है। अक्सर यहाँ के इतिहास की कहानी सामने आती रहती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरा कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। आप देखिए। घटना इको विलेज 2 सोसाइटी के सामने की है, जहां पर देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया है कि कार में आग लगने के समय चालक कार के अंदर ही मौजूद था। जैसे उसे आग का एहसास हुआ, उसने तुरंत सूझबूझ से काम लिया और कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस का मानना है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है, लेकिन असल वजह का पता लगाने के लिए पूरी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर से भी कार में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर एक खड़ी कार में आग लग गई। हालांकि आग लगने के दौरान कार में कोई सवार नहीं था। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में TV9 के फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज दूसरा दिन है। इस लाइफस्टाइल एक्सपो को देखने के लिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दूसरे दिन की हैं। आज दुर्गा पूजा के मौके पर विशेष पूजा की गई। TV9 फेस्टिवल दिल्ली के सबसे ऊंचे दुर्गा पूजा पंडाल की मेजबानी कर रहा है। नवरात्रि पर दुर्गा पूजा पंडाल में विधि विधान से दर्शन और पूजन जारी है। नवपत्र का प्रवेश,
चक्षुदान, आरती और पुष्पांजलि के साथ पूजा का एहसास विशेष दिव्य अनुभूति देने वाला है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी टीवी 9 फेस्टिवल पहुंचे। उन्होंने इस फेस्टिवल को बेहद खास बताया। इस फेस्टिवल में देश विदेश के अनेक रंग, पकवान और खरीदारी का मौका खास एहसास देने वाला है। व्यापारियों ने यहां करीब 250 स्टॉल लगाए हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक डिजाइन की ज्वेलरी, पर्स, साड़ी, सूट उपलब्ध है। यहाँ बच्चों के लिए जादू किट है, तो बुजुर्गों के लिए जोड़ों में दर्द निवारण के लिए थाईलैंड का बाम है। साथ ही घर को सजाने के लिए शानदार सामान मौजूद है। टीवी 9 मराठी का इंफ्रा एंड हाउसिंग कॉन्क्लेव हाल ही में मुंबई में संपन्न हुआ। इस कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे भी उपस्थित थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। You say it is a third मुंबई, और थर्ड मुंबई, और इसके वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से हाउसिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि आने वाले हर व्यक्ति को घर तो लगेगा, और वो घर की वजह से हमारा ऐसा लगता है कि आने वाली, और देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी का ख्वाब है कि इस देश में हर एक इंसान का अपना खुद का घर होना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब हो, या उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब हो, इनकी कोशिश ये है कि महाराष्ट्र में गिरनी कामगार हो, सामान्य व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, EWS के हो, HIG हो, LIG हो, MIG हो, इस तरीके के हाउसेस प्रोवाइड किया जाए और हर एक को अपना हक का घर मिले। इसलिए मुझे पक्का है कि आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर देयर विल लॉट ऑफ स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप रहेगा इस मुंबई में घरों के लिए।